क्योंकि बिजनेस फैमिली से था तो मुझे कॉमर्स की पढ़ाई की इच्छा थी। Despite having learned so much, you're still learning. You're a lifelong learner. जस्ट बिकॉज कोई सोना है चांदी इसका मतलब नहीं आप कोई भी भाव पे खरीद सकते। रमेश जी, आपने कुछ एक बड़ी पते की बात कही और बॉलीवुड ने आपको कॉपी किया हुआ है। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं उस बाजार में उनको डिस्काउंट पे भी शेयर देने को तैयार था। मार्केट में कहावत है कि भाव ही भगवान है। देखिए अच्छा पैसा वहाँ बनता है जो लोग यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो बाकी लोग नहीं कर सकते। Today, we are joined by Mr. Ramesh Mantri, Chief Investment Officer, Equities at White Oak Capital Mutual Fund, a seasoned investment professional with over 2 decades of experience and the rare combination of CA, CFA, and MBA qualifications. Mr. Mantri is known for his research driven approach, disciplined investing, and long term wealth creation philosophy. आज के एपिसोड में वी विल एक्सप्लोर द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, मार्केट आउटलुक, वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज and the timeless principles every investor should know. Ramesh ji, namaste. It is a great pleasure and honor to have you here today. You are one of the very few people that I have met who has done a CA and a CFA and an MBA. So I think that's very impressive. I also came to know that you have actually studied, grown up and worked across all corners of India. तो ये जरा बताइए हमको कि आप छोटे शहर से आए हैं राजस्थान से, आप पूरे भारत कैसे घूमे और आप यहाँ कैसे पहुँचे अब तक? मेरा जन्म हुआ था गांव में, राजस्थान में, गांव में हिंदी मीडियम में स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ाई की। फिर असम में पापा का बिजनेस था तो वहाँ पे पढ़ाई की कुछ टाइम के लिए। फिर क्योंकि दोनों जगह काफ़ी छोटी जगह आई तो मेरे पिताजी को समझ में आ गया कि वहाँ तो पढ़ाई नहीं होगी। कोई वहाँ स्कूल नहीं थी, ना माहौल था स्कूल का। तो फिर पापा ने अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। वहाँ पे फिर मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया। और जब शिफ्ट किया था तब इंग्लिश नहीं आती थी, ABCD नहीं आती थी। मतलब विज्ञान आता था, साइंस नहीं आती थी, भूगोल आता था, ज्योग्राफी नहीं आती थी। तो एक ट्रांजिशन हुआ। फिर साउथ में कॉमर्स की इज्जत नहीं थी क्योंकि आप साउथ में या तो डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, जो कुछ नहीं करता है वो कॉमर्स पढ़ता है। और मुझे कॉमर्स, क्योंकि बिजनेस फैमिली से था तो मुझे कॉमर्स की पढ़ाई की इच्छा थी। तो फिर मैं कलकत्ता गया CA करने के लिए। वहाँ पे मैंने BCom किया, CA किया। और फिर जब कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था तब ये समझ में आ गया कि MBA की वैल्यू समझ में आई कि MBA करना है तो मतलब थोड़ा बिजनेस को एक प्रोफेशनली समझना है। तब मैं दिल्ली गया FMS में पढ़ने के लिए और तब तक बहुत क्लियर हो गया था ज़िंदगी में कि स्टॉक मार्केट में काम करना है, फाइनेंशियल मार्केट में काम करना है और उसका तो हेडक्वार्टर बॉम्बे ही है। तो इस चक्कर में अब ये मैंने बहुत चीज़ें प्लान नहीं की थी, ये हो गई ज़िंदगी में। तो चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी किया है मैंने ज़िंदगी में और नॉर्थ ईस्ट में की है। तो पांचों कॉर्नर इंडिया की है। But the great thing I found about you was, despite having learned so much, you're still learning. You're a lifelong learner. I think that humility really would take you to a different level. So you have been working for the last 20 years plus 25 years. So एक आपको मुझे पूछना था कि लास्ट 20-25 साल में इन्वेस्टमेंट्स में क्या चेंज हुआ है और क्या 3 चीज़ें चेंज नहीं हुई है। एंड अगर आप देखोगे, साथ में पूछ रहा आपको, 25 साल में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गलती क्या है? आपने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए एक साथ में। वो तो ना एक साथ 20 नंबर का सवाल पूछ लिया, हालांकि छोटे-छोटे 5-5 नंबर के सवाल पूछने की जगह। तो देखिए क्या है कि जब आप करियर चालू करते हो, जब आप पढ़ाई कॉलेज से आते हो तो आप टेक्निकल स्किल सीखते हो, अकाउंटिंग सीखते हो, बैलेंस शीट पढ़ना सीखते हो, प्रॉफिट लॉस सीखते हो, तो आपके पास टेक्निकल स्किल होती है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है लाइफ में कि आप वो पढ़ सकते हो, बहुत जानते हो और उस पर आपका बहुत फोकस रहता है इनिशियल ईयर में, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको लगता है उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। पर जैसे जैसे टाइम समझ में आता है और आप दुनिया के बारे में क्या हो रहा है, करेंसी को क्या हो रहा है, कमोडिटी को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो रही है, जिसको मैक्रो बोलते हैं, उस पर बहुत फोकस करते हो और बहुत पढ़ते हो और सोचते हो आपको दुनिया समझ में आ गई। पर जैसे जैसे टाइम जाता है आपको एक चीज़ समझ में आती है, एक तो मैक्रो किसी को समझ में नहीं आता। ये बड़ी बड़ी बातें, इंटरेस्ट रेट क्या है, डॉलर क्या है, सोने को क्या होगा, तेल का दाम क्या होगा, ये किसी को समझ में नहीं आती है।
एक कॉइन के टॉस की तरह है, हाँ। आधे टाइम आप जीतोगे, आधे टाइम आप हारोगे। हम लोग बॉम्बे में कहते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तो एक तो ये लेसन समझ में आया हाँ। कि आप सिंपल चीजें समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स चीजें जो बड़ी बड़ी बातें वो समझ नहीं सकते हो। सेकंड, आपने रियलाइज किया कि जब आप बिजनेस को समझते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पढ़ के, वो तो एक्चुअली रिजल्ट होता है एग्जाम का, पर आपको ये समझना है कि स्टूडेंट अगले एग्जाम में रिजल्ट कैसा लेके आएगा। उसके लिए आपको उसकी पढ़ाई समझनी पड़ेगी, मेहनत समझनी पड़ेगी। करेक्ट। तो एक बिजनेस एक ह्यूमन बीइंग का कलेक्टिव होता है, उसको समझना पड़ेगा। वो नंबर तो रिजल्ट है। आप रिजल्ट को देख के जस्ट बिकॉज किसी के रिजल्ट अच्छे हैं इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में रिजल्ट अच्छे होंगे। और जस्ट कभी कभी ऐसा होता है किसी के आज के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, पर क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, हाँ। वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बदल रहा है, नई चीजें कर रहा है, वो बदल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि बिजनेस को नंबरों से मत सीखो, नंबर तो रिजल्ट होते हैं। आपको धंधा समझना है, आपको एंटरप्रेन्योर को समझना है, एंड वहां से सब तक ग्रेटेस्ट आइडियाज वहां से आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिजल्ट होते हैं, उनको समझना पढ़ना जरूरी है, बट बिजनेस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने बोली क्या चीजें नहीं बदली है लॉन्ग टर्म में। देखिए फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे शेयर मार्केट की बात करें, हम लोग कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिजनेस को समझना पड़ता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ता है, मैनेजमेंट टीम को समझना पड़ता है, और फाइनली सही दाम देना पड़ता है। यदि आपने सोना भी गलत दाम पे खरीद लिया, चांदी भी गलत दाम पे खरीदी, जो बहुत लोगों ने खरीदी है इस साल, तब भी आपका बहुत सालों तक पैसा नहीं बनेगा, आपकी रिटर्न बहुत इन्फीरियर होगी। आपने गलत टाइम पे चांदी भी खरीद ली तो जस्ट बिकॉज कोई सोना है चांदी इसका मतलब नहीं आप उसको कोई भी भाव पे खरीद सकते हो। फाइनली सोना और चांदी में पैसा तब बनता है ज्यादा जब आप उसको सस्ते में खरीदते हो। करेक्ट। प्राइस देना भी सीखना पड़ेगा कि क्या चीज का क्या प्राइस देना। करेक्ट। गलतियां, मैं 2 गलतियों के बारे में बात करता हूँ। 2 अलग अलग तरह की गलतियां थी। एक बहुत साल पहले मैंने एक राइस मिल कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मैं उनका प्लांट भी देख के आया था, स्टॉक बहुत सस्ता लगता था। बहुत यंग था मैं, जब मैं नंबर देखे, नंबर बहुत अच्छे थे, वही बैलेंस शीट पढ़ी, नंबर बहुत, प्राइस भी बहुत सस्ता लगा था, मैंने बहुत पैसे डाल दिए उसमें। फाइनली वो राइस मिल का धंधे में वो जो नंबर थे वही फ्रॉड। जो मैंने वो लाइन बोली ना, आपको धंधा समझना, लोग समझना, नंबर तो रिजल्ट है। तो वही चीज में मिस्टेक हो गई। तो वहां एक्चुअली प्रैक्टिकली वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। क्योंकि जब नंबर ही, जब आप लोगों पर ट्रस्ट ही, नंबर ही गड़बड़ है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। करेक्ट। तो एक सीखा कि वो जो कि नंबरों पे नहीं, लोगों पे और बिजनेस को समझना है। एक दूसरा एग्जांपल जो अगेन 20 साल पहले की बात है, मैंने एक छोटी सी केबल कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बहुत अननोन थी, काफी टाइम तक बहुत कंपनियां उनके ऊपर थी, बहुत सालों तक, बट लोग अच्छे थे, काबिल थे, बट बहुत छोटी कंपनी थी। मैं उनको काफ़ी सालों तक ट्रैक किया हूँ। मैंने सोचा ये शायद कभी बड़े नहीं हो सकते, बट क्या होता है ना, आप लोग अच्छे होते हैं, काम अच्छा करते हो, तो टाइम के साथ आप धीरे धीरे कंपाउंड करते हो और आप स्ट्रांग बनते जाते हो। पूरे पिछले 10 साल में वो इंडिया का प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। केबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटी कंपनी जो बहुत बड़ी बन गई, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है। ये इनफैक्ट मेरी गलती भी है, बहुत बड़ी गलती है कि मैंने उनको 20 साल से देखा, इतना विश्वास नहीं किया उस पर कि बहुत पैसा लगाऊं, ये बहुत बड़ा। तो जस्ट बिकॉज आज कोई छोटा है, इसका मतलब ये नहीं वो कल बहुत बड़ा नहीं बन सकता। यदि इन्वेस्टमेंट में सही इंग्रेडिएंट्स हैं, बिजनेस अच्छा है, लोग अच्छा है, तो टाइम आपका फ्रेंड है। करेक्ट। तो आपको एक विजन रखनी पड़ेगी, बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा कि चीजें आज जो छोटा है वो बहुत बड़ा बन सकता है, और बड़ा पैसा वहीं बनता है। तो रमेश जी, आपने कुछ एक बड़ी पते की बात कही और बॉलीवुड ने आपको कॉपी किया हुआ है। एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी रॉकेट सिंह, उसमें सेम डायलॉग था कि बिजनेस नंबर नहीं होते, बिजनेस लोग होते हैं। तो लेट्स बी मोर पॉजिटिव नाउ। तो वी हर्ड अबाउट योर फेल्यूर, बट आप ये बताइए कि आपका सक्सेस क्या है? ऐसा कोई स्टॉक है जहाँ पे आपने इतना पैसा कमाया है कि आपके इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हो? देखिए, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, कि एक आज से मुझे याद है 2006 की बात है, एग्जैक्टली 20 साल पहले मेरे फैमिली में फ्रेंड थे, उनका फेविकॉल की डीलरशिप थी। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बोल रहे थे बातों बातों में कि मैंने बहुत सालों पहले फेविकॉल की डीलरशिप ली थी,
यदि उस समय यदि मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए होते तो बहुत पैसे बनते। मतलब जितना बिजनेस में मैंने लॉन्ग टाइम 20 साल में कमाया है उससे ज़्यादा मेरे शेयर्स में बनते माय गॉड। फेविकॉल का डीलरशिप करके। हाँ, तो मैंने वो अंकल को पूछा, मैंने पूछा कि तो मैंने बोला आपने फेविकॉल का कैसे डीलरशिप ली 20 साल पहले, तब तो कोई कंपनी को जानता ही नहीं था। तो बोला वो मेरे बिजनेस में बहुत आसान है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन लोग अच्छे हैं, किन की पॉलिसी अच्छी है, तो मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ मेरी इंडस्ट्री के अंदर में। तो मैंने उनको बोला एक कंपनी बताइए वैसी जो 20 साल पहले आपको फेविकॉल जैसी आज लग रही है। तो उन्होंने बोला कि ये छोटी सी सैनिटरी वेयर कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका माल ही नहीं मिलता है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, यदि इसका मुझे डबल माल मिल जाए तो मैं उसको कल बेच दूँ, बट इसकी सप्लाई नहीं है। तो ये विशाखापट्टनम की बात है। मैं फिर दिवाली के बाद बॉम्बे आया, इमीडिएटली बाद में आया, मैंने पता किया। उस समय तो नंबर भी नहीं होते थे, मतलब फ़ोन नंबर पे आपको ढूंढने पड़ते थे, कई कंपनी के नंबर। फ़ोन किया, अगले दिन मैं विजिट करने गया उस कंपनी को आउटसाइड बॉम्बे, एंड 100 करोड़ का मार्केट कैप था कंपनी का, सैनिटरी 100 करोड़ बस। 100 करोड़ का मार्केट कैप था। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय उनको प्रोडक्शन डबल करना था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने इमीडिएटली हाँ भर दिया पैसे देने, क्योंकि मुझे फीडबैक मिल ही गई थी कि आज डबल माल मिल जाए तो मैं कल बेच दूँ। एंड ये 2007 की बात है, जब मैंने पैसे डाले, एंड उनको 18 महीने लगे प्लांट में आते हुए। उतने में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, लीमन हो गया, एंड बहुत हालत ख़राब हो गई दुनिया की। एंड हमारे फंड में भी रिडम्पशन थे जहाँ मैं काम करता था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं सर क्या करूँ, ये तो बाज़ार में कुछ बिक नहीं रहा है, हमारे फंड में रिडम्पशन है, मुझे तो आपके शेयर बेचने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे शेयर मत बेचो, क्योंकि मैंने जो प्लांट लगाया था वो लग गया है, और दुनिया में कितनी भी हालत ख़राब हुई मेरा माल बिक रहा है। जो जितना भी मैंने बनाया है वो माल बिक रहा है। और फिर भी मेरे पास तो रिडम्पशन है। जब फंड में रिडम्पशन होता है ना, तो फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं होती है, माल बेचना ही पड़ता है, इंक्लूडिंग आपके फेवरेट स्टॉक को भी बेचना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर को आपको पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने सर ये बाजार में सब लोअर सर्किट लगे हुए हैं, इतना क्या करूँ। तो बाजार, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उस बाजार में उनको डिस्काउंट पे भी शेयर्स देने को तैयार था, क्योंकि कुछ बिक ही नहीं रहा था। उन्होंने उस माहौल में मार्केट प्राइस से प्रमोटर ने सिग्निफिकेंट प्रीमियम में शेयर्स खरीदे। वो डिस्प्ले करता है कैरेक्टर। करेक्ट। देखिए, जब समय खराब हो किसी का, और आप उस समय उसको फेयरली ट्रीट करो, और उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला कि आप मुझे आधे शेयर दीजिए, आधे मत दीजिए, क्योंकि बाकी में आपका बहुत पैसा बनेगा। ओह माय गॉड, ओके। आप मुझे मत दीजिए शेयर्स। एंड एक्चुअली मैंने वो आधे शेयर्स रखे, और वहाँ से फिर वो 20 गुना 30 गुना हुआ। वाह वाह। क्योंकि बिजनेस भी सही था, लोग भी सही थे। करेक्ट। बट ये आइडिया जो आई थी ना इन्वेस्टमेंट की, ये कोई स्टॉक मार्केट में कहीं से नहीं आई, ये एक बिजनेस में जो बिजनेस धंधा करता है ना, उसने बताया कि प्रोडक्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, डिमांड है प्रोडक्ट की, आज मुझे डबल मिल जाए तो बेच दूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इतना सीधे तरह से समझा रहे हो, सरल तरीके से। तो आप एक बताइए कि रिसर्च से लेके फाइनल परचेज तक, मतलब आपको कोई आइडिया आया और आपको लगा कि ये बिजनेस अच्छा है, तो वहाँ से लेके वो स्टॉक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आने तक वो जो जर्नी है, वो जो प्रोसेस है, वो आप कुछ बता सकते हो सिंपल लैंग्वेज में? देखिए, जब भी हम कोई कंपनी, देखो जो रिसर्च की आइडिया होता है बहुत जगह से आती है। कि पहले हम कंपनी का बिजनेस समझते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो साइट विजिट करते हैं। यूजुअली हम बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस में कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे बात करते हैं, उस लाइन में जो काम करते हैं। वाह, ओके। उसका एक फ़ायदा होता है। देखिए, नॉर्मल कॉम्पिटिटर की आदत है अपने कॉम्पिटिटर की बुराई करने की। करेक्ट। बहुत नेचुरल प्रवृत्ति है, मतलब नेचुरल ह्यूमन है कि आप अपने कंपटीशन की बुराई करोगे। बट कभी कभी एक रेयर केस मिलता है जब कोई कंपटीटर अपने दूसरे कंपटीटर की तारीफ करता है कि वो इतने अच्छे हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। करेक्ट। जब आपका कंपटीटर आपकी तारीफ करता है ना, इसका मतलब 2-3 चीजें होती है। एक मतलब होता है कि पहले तो आप बहुत काबिल हो, सेकंड आपने सही तरीके से काम करते हो। लोग है ना, काबिल लोगों को भी तारीफ नहीं करते तो गलत तरीके से काम करते हैं, तो दोनों चीज वैलिडेट हो जाती है। सबसे खतरनाक फीडबैक क्या होती है जब कोई कंपटीटर से बात करते हो, नहीं कि लोग बुराई करते हैं, बुराई तो नेचुरल है,
जो लोग बोलते हैं नाम सुना ही नहीं है। ओके। वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई एग्जिस्ट करता है नहीं हाँ, करता है, बिकॉज हाँ, कोई हाँ। भी लाइन में हर कोई अपने कंपटीशन को जानता है। हाँ। कस्टमर से बात करते हैं, वेंडर से बात करते हैं, जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं उनसे बात करते हैं। कोई कोई इंडस्ट्री में रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है, पावर है, वहाँ रेगुलेटरी माहौल भी समझते हैं। और एक्स एम्प्लॉय से बात करते हैं, एक्स सीईओ, एक्स सीएफओ से। देखिए, हमें कंपनी के नंबर नहीं समझने, हमें 2-3 चीज समझनी है कंपनी के बारे में। एक तो बिजनेस की क्वालिटी समझनी है कि वो कंपनी सक्सेसफुल क्यों है। सेकंड, जो मैनेजमेंट है उसकी डीएनए समझनी है। देखिए, मेरा एक सिंपल विश्वास है, सक्सेसफुल जो हाईएस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक्सट्रीमली पैशनेट होते हैं अपने काम के बारे में। वो उसको अपना काम नहीं देखते, उस काम के बारे में नहीं सोचते, वो उसको अपना जॉब नहीं मानते। उनकी लाइफ है वो चीज, तो वो चीज समझनी। तो ये तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ। और तीसरी चीज है, यदि ये भी सब सही हो, पर यदि लोगों का जो गवर्नेंस है, चरित्र ठीक नहीं है, कि आपके वो फेयर पार्टनर नहीं है, कि आप उसको बराबरी का पार्टनर आपको ट्रीट नहीं करते माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, तब आपके पैसे नहीं बनेंगे। यदि वो बेईमान निकल गया, चाहे वो काबिल हो, और काबिल बेईमान सबसे खतरनाक आदमी होता है। ओ, समझ गया। तो ये भी समझना है। तो इसलिए ये सारे कन्वर्सेशन करते हैं सब के लिए। फिर हम कंपनी का इंडस्ट्री समझते हैं कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, फिर उसका वैल्यूएशन करते हैं। हमारी कमेटी पे डिस्कशन होता है पूरी टीम के अंदर में, लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। यदि हमें लगता है कोई की सवाल है जिसके पास आज हमारे पास जवाब नहीं है, तो वापस जाते हैं और काम करते हैं, और फिर एक डिसीजन लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। एंड थोड़ा आपने कुछ बात की जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेड फ्लैग्स। जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी या कंपटीशन क्या बोल रहा है। एनीथिंग एल्स और कोई रेड फ्लैग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए? देखिए, रेड फ्लैग्स अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। एक तो बिजनेस वीक हो तो एक रेड फ्लैग होता है। दूसरे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में रेड फ्लैग्स हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। या मैनेजमेंट में रेड फ्लैग्स है। मैं आप पहले बिजनेस की बात बताता हूँ। यदि बिजनेस लेट अस से सिंगल कस्टमर सप्लायर पे डिपेंडेंट है, आपका कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई कुछ खास नहीं है आपके बिजनेस में जो यूनिक है, जो आप करते हो कोई भी कॉपी कर सकता है, जो सस्टेनेबल नहीं है, आपका कोई एडवांटेज समझ में नहीं आता, तो एक रेड फ्लैग है। क्यों? आप कुछ यूनिक, देखिए अच्छा पैसा वहां बनता है जो लोग यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जो बाकी लोग नहीं कर सकते, कॉपी कर नहीं सकते। हाँ, और कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि वो करना मुश्किल है, बट आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि कोई और डिसिप्लिन नहीं हो सकता। जैसे आई वुड से, जैसे तेंदुलकर की ग्रेटनेस की बात है। तेंदुलकर की ग्रेटनेस क्या थी कि सेंचुरी मारने के बाद सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाता था। वो डिसिप्लिन भी ग्रेटनेस होती है, कुछ यूनिक नहीं होता। आपकी जो डिसिप्लिन है वो भी यूनिकनेस है, कि बाकी लोग उतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते। तो एक तो बिजनेस के लिए वीक, कमजोर हुआ कि बिजनेस ही सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कैटेगरी या इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो जिसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही नहीं है, तो वो भी चैलेंज है, क्योंकि दुनिया हर जनरेशन में दुनिया बदलती है। तो इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट बिजनेस में रेड फ्लैग्स है। सेकंड, फाइनेंशियल्स में यदि नंबर गणित नहीं बैठती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बिजनेस बहुत अच्छा है, सेल है, प्रॉफिट भी दिखा रही है कंपनी, बट कंपनी में पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। करेक्ट। और कंपनी में यदि बहुत बड़ी डेट है, यदि धंधा अच्छा है, तो बहुत ज्यादा डेट होने की क्या जरूरत है, क्योंकि धंधा खुद अपने आप को ओवर टाइम फंड करना चाहिए। करेक्ट। तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेड फ्लैग है, और फिर मैनेजमेंट में जो गवर्नेंस के अंदर में रेड फ्लैग है। कभी कभी ये रेड फ्लैग होता है कि एक सक्सेसफुल कंपनी होती है, एक फर्स्ट जनरेशन एक सक्सेसफुल कंपनी बनाता है, पर जो सेकेंड जनरेशन जो कंपनी को टेक ओवर करता है, उनको उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत रिच है। अब जो फादर ने मेहनत की या पेरेंट ने मेहनत की, मेहनत से खून पसीने से कंपनी बनाई, अब उनको अच्छी जिंदगी जीनी है। वो फायर नहीं है, उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट? वो फोकस भी नहीं है कंपनी के अंदर में, क्योंकि उनको अब जिंदगी जीनी है। तो तब भी वो धीरे धीरे वो कंपनी डिटेरिएट हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी सक्सेसफुल हुई है उस फायर के चक्कर में। आपने वो फायर को मेंटेन नहीं किया, तो धीरे धीरे किसी और में कहीं और फायर हो जाएगा, कोई दूसरी कंपनी आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि कभी जब जनरेशन ट्रांजिशन होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट आपको सेक्शन को समझना है कि उनकी क्या काबिलियत क्या है। नहीं, कभी कभी लोग काबिल होते हैं पर उनमें फायर नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो रमेश जी, आपने बड़ा अच्छा ये जवाब दिया। थोड़े टाइम पहले आपने कुछ बोला था अबाउट
द राइट प्राइस। यस, जैसे मार्केट में कहावत है कि आई थिंक भाव ही भगवान है। हाँ, तो अभी जो मार्केट की स्थिति है, हाँ, सो अगर कोई नया इन्वेस्टर हो हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए? इज इट द राइट प्राइस फॉर बाइंग शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से अभी पिछले 2 साल से पैसा बना नहीं है बाज़ार में। इनफैक्ट सितंबर 24 से तो बाज़ार गिरा हुआ है। तो और देखिए मेरा सोच बाज़ार के बारे में सिंपल है कि लॉन्ग टर्म में 12-13% रिटर्न आई है सेंसेक्स की। ओके, तो सिंपल अपने गणित करें तो 1% पर मंथ, हाँ 1% पर मंथ। बट उसको आप कंपाउंड करोगे तो वही नंबर आएगा। हाँ और करेक्ट वही करेक्ट और जो हम 12% की बात करते हैं वही हमारा कंट्री का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है कि हमारे Correct. देश की इकोनॉमी क्या रेट पे ग्रो करती है Correct. रुपीस के अंदर में। करेक्ट। तो यदि लेट्स से पिछले 24 महीनों में रिटर्न नहीं बना है तो आपको 24% की तो डिस्काउंट मिल रही है। हाँ आप करेक्ट आप करेक्ट आप सोच सकते हो कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, 30-40-50% में मिलनी चाहिए। हाँ देखिए आप कभी शॉपिंग करने जाइए, आप कोई अच्छे सुपरमार्केट में जाएंगे, कुछ कपड़ों पे 40-50% की डिस्काउंट रहती है। वो अक्सर ऐसा कपड़ा होता है जो पिछले 2-3 साल से बिका हुआ नहीं रहता है। करेक्ट फ्रेश माल पे 40-50% का डिस्काउंट नहीं मिलता, या तो हाँ ब्रांड ही खत्म है तभी वो हाँ डिस्काउंट पे बेच रहा है, वो हाँ दुकान बंद होने वाली है। हाँ अच्छी ब्रांड पे आप नए माल पे 10-15% से ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगी। करेक्ट करेक्ट तो इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आज हाँ कि हमें, देखिए डैमेज गुड्स में डिस्काउंट मिल सकती है बट इंडिया डैमेज नहीं है, वो समझने की जरूरत है। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट आपको अभी भी पिछले 2 साल से, अब आप बोल सकते हो 2 साल पहले कुछ चीज़ें महंगी थी तभी आपको 10-15% की डिस्काउंट मिल रही है। इससे ज़्यादा डिस्काउंट इस माहौल में मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अभी का जो वैल्यूएशन है, एक गुड टाइम टू इन्वेस्ट है। देखिए हमेशा वरी रहेगी, वरी बदलती रहती है। यदि हम पिछले, मैं 35 इयर्स की इंडिया की हिस्ट्री सोचूं, जब से हमने लिबरलाइजेशन किया, हाँ इतनी तो हमारी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम थी, इतनी कोलिशन हाँ गवर्नमेंट्स थी, करेक्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आए, हमारे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट आए, हमारे कारगिल वॉर हुआ, राइट, टेररिस्ट अटैक्स हुए, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हमारे कंट्री, हम वी हैव लिव्ड इन अ डिफिकल्ट नेबरहुड। करेक्ट तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, ऑयल के दाम सिंगल डिजिट पे भी देखे हैं, $150 भी देखे हैं। हर कर जो क्राइसिस हम वरी करते हैं ना, पिछले 35 सालों में बार बार हुई है, येट ये 12% की रिटर्न आई है। तो मुझे डाउट नहीं है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये तो हम डिलीवर कर सकते हैं एज ए कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो आपने बड़ा अच्छा चीज बोला, अगर सेल लगा हुआ है हाँ, तो 50% वाला सेल नहीं देखें, 10-15-20% वाला सेल होगा तो वो मेरे काम की चीज है। हाँ, और 1% रिटर्न पर मंथ, Yes. पर 2 साल से हुआ नहीं है हाँ, तो शायद ज्यादा मिल सकता है, Yes. गारंटी नहीं है, मिल सकता है, ये Yes. आप कह रहे हो। Yes. ये बहुत बढ़िया कहा ना। और एक चीज है ना, जब इन्वेस्टर सोचता है, और ये सबसे सवाल सबके मन में रहता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, रिस्क रिटर्न जो इक्वेशन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे अच्छा है? देखिए आज की डेट पे यदि हम 3 साल का व्यू लें तो बेस्ट वैल्यूएशन लार्ज कैप के फेवर में Okay. आज की डेट में। ओके बट यदि आप 10 साल रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आपकी जो बेस्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में वो होती है फ्लेक्सी कैप, जहाँ फंड मैनेजर Okay. जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पैसा मूव कर सकता है। यदि Correct. स्मॉल कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो वो अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ बढ़ा देते हैं, और लार्ज कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके ओके। सो एक सवाल वाइट ओक के बारे में, हाँ। बिकॉज आपने अभी कहा फ्लेक्सी कैप, और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग अभी इतने छोटे समय में 40,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हो। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आपके फंड हाउस में अभी करंटली क्या स्ट्रैटेजी है कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस आप आगे बढ़ा के इन्वेस्टर को ऑफर कर रहे हो? देखिए मेरे हिसाब से हमारी क्लियर सोच है कि हम तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देते हैं। एकदम मोस्ट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसके लिए भी प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। उसमें 20% इक्विटी होती है, 80% तो इक्विटी नहीं होती है, डेट लाइक या आर्बिट्राज जो होता है। एकदम कंजर्वेटिव व्हीकल्स भी अवेलेबल है, और मिड कैप या मल्टी कैप जैसे एग्रेसिव फंड्स भी अवेलेबल है। तो हम तो पूरा बास्केट देते हैं। मेरे हिसाब से हमें कस्टमर को सोल्यूशन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक हर पर्सन की जरूरतें अलग होती है, करेक्ट, लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। करेक्ट, तो जिस तरह हर पेशेंट के लिए एक दवाई नहीं मिल सकती, डॉक्टर पेशेंट को देख के
दवाई देता है, उसकी हालात देख के आई थिंक एवरीवन नीड्स अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर जो उनको राइट सोल्यूशन उनकी जरूरतों के हिसाब से रिकमेंड कर सकता है। हम हमारी दुकान पे सब कुछ मिलता है। बट थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अनबायस्ड आंसर दिया। हाँ। तो अब अभी ना थोड़ा सा बात करते हैं इकोनॉमी की। हाँ। अभी जैसे भारत का प्रोग्रेस चल रहा है, हाँ। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 10 years। Yes. तो इंडिया मार्केट इकोनॉमी, आपको क्या लगता है कि अगेन सिंपल लैंग्वेज बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यूअर टू नो कि स्ट्रक्चरली 10 साल में आपको क्या लगता है देश का प्रोग्रेस कैसे होगा? नहीं, एक्चुअली देखिए, कभी कभी हमें फ्यूचर को समझने की ना पास्ट को समझने की जरूरत है। करेक्ट। क्योंकि देखिए, अभी 35 साल पहले जाते हैं जब ये रिफॉर्म्स चालू हुए, तो इस देश में उस समय ना बिजनेस का माहौल था क्योंकि लाइसेंस राज चलता था, ना इस देश में कैपिटल था, और इनफैक्ट टैलेंटेड लोग को अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। तभी लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे, जिन्होंने आज ब्रेन हो रहा था, सब लोग एनआरआई बाहर जा रहे थे। एक्चुअली उन्होंने इंडिया में पैसा भेजा, दे एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि वहां पे उस समय उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो आज वो गूगल हेड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हेड करते हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनी सेट करते हैं। जब आज इंडिया को हम देखें 35 साल बाद में, तो आज हमारे पास में कैपिटल भी है, बहुत डोमेस्टिक भी है, फॉरेन कैपिटल भी है, बिजनेस करने का माहौल बहुत हो गया है, और आज टैलेंट को इंडिया में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 कारण से, एक तो इंडिया का मार्केट, खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा हो गया है, प्लस आज हमारी एक ब्रांड बन गई है कि इंडियन लोग अच्छा काम करते हैं। तो जब होता ना कि जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना इंडियन, तो वो लोग मालूम क्या बोलते हैं, मेरी टेक कंपनी का टेक डिपार्टमेंट इंडियन लोग चाहते हैं। टेक डिपार्टमेंट हमेशा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो हमारी ना एक डिफरेंट ब्रांड बन गई है। तो व्हेन इन चीजों को मैं जब देखता हूँ कि जो 35 साल पहले हमारी कमजोरियां थी और आज वो कमजोरियां नहीं है, तो यदि 35 साल में हम इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे कोई इस बात पर डाउट नहीं है कि अगले 20 सालों में वी विल नॉट डू वेल। एंड उसका एक सिंपल कारण है, हम बहुत मेहनती लोग हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, बॉम्बे में आप लोकल ट्रेन में चल सकते हो, तो आप लाइफ में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। करेक्ट। और मैंने भी बॉम्बे में अपना करियर लोकल ट्रेन से चालू किया। ओके। तो लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल कर सकते हो, तो जिंदगी में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल के एडमिशन के लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड, सो वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड थर्ड, हमारी कल्चर और सोसाइटी में ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो एक फैमिली फोकस करती है इंडिया में, वो है पढ़ाई। करेक्ट। मतलब फॉर एवरी फैमिली द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इज अपने बच्चों की पढ़ाई। तो हम शिक्षा में, एजुकेशन में बिलीव करते हैं, डीपली बिलीव। इवन मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ सबसे ज्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई डिस्कस करते हैं। राइट। तो जब तक आप एडजस्ट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और एजुकेटेड हो, दुनिया में आपका फ्यूचर है। बट ये मैं भी देखता हूँ कि भारत में भारतीय होने का जो अभिमान है वो अभी सबके लिए बहुत बढ़ गया है। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट टाइम टू बी। और आप जो कह रहे हो कि शिक्षा, शिक्षण और हार्ड वर्क, these are the 2 things that will take India far away. I think that's very nice. So next 10 साल में और एक चीज आपको पूछना है कि एज अ इन्वेस्टर आपकी बिग बेट्स कौन से सेक्टर्स पे है? देखिए, and sorry to interject, and what are the major drivers for earnings growth? देखिए 10 साल बहुत लंबा समय होता है। करेक्ट। और आज जो सही सवाल है अगले 3 सालों के लिए, वो 10 साल में सवाल बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया इतनी बदलती है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो इंडिया ही है। ओके। राइट। ओके। एंड उसके बाद में ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो बॉटम अप हर सेक्टर में इंडिया में अच्छी कंपनियां, अपॉर्चुनिटियां मिलेगी। आप 10 साल के लिए कोई सेक्टर पे फोकस नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक सेक्टर है जो मुझे लगता है सबको फोकस करना चाहिए, अलग से इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात कर करूँ। अदरवाइज मेरे को लगता है अक्रॉस द बोर्ड इंडिया में हर सेक्टर में, चाहे वो आप फाइनेंशियल सर्विसेज हो, कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल हो, हर सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेक्नोलॉजी में हर जगह वैल्यू क्रिएट होगा। सिर्फ मैं एक सेक्टर में बिलीव करता हूँ जिसमें लोगों को अलग से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सेक्टर में, एंड वो है मेरे हिसाब से हेल्थ केयर। एंड आई टेल यू क्यों। देखिए क्या है, जैसे एज वी ग्रो ओल्डर, पर्टिकुलरली 50-60 के बाद में,
बहुत सारे ज़िंदगी में खर्चे कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, बहुत कुछ लाइफ आपकी ईएमआई खत्म हो जाती है घर की। पर जो खर्चा सबसे ज़्यादा बढ़ता है हाँ, वो है हेल्थ कॉस्ट। एंड हेल्थ कॉस्ट का इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उससे अगले साल में आपके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए वो कवरेज है। पर जो हेल्थ केयर का जो महंगाई जो बढ़ रही है उसका कोई हेज नहीं है, कोई तरीका नहीं है उसको अवॉइड करने का। करेक्ट। क्योंकि यदि क्लेम नहीं आई मेडिकल इंश्योरेंस में, बट समाज में लोगों के आ गई, तभी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल तो बढ़ने ही। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, इंडिया आज जो हमें हेल्थ केयर महंगा लगता है क्योंकि 10 साल पहले काफ़ी सस्ता होता था, आज की डेट पे इंडिया स्टिल डिलीवर्स सबसे दुनिया में सस्ता हेल्थ केयर फॉर द क्वालिटी जो हम डिलीवर करते हैं। वी आर लकी एज अ कंट्री, बहुत ब्लेस्ड है, हम रियलाइज नहीं करते हैं कितनी सस्ती हमारे यहाँ दवाई मिलती है, कितना अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर हमारी कंट्री में मिलता है एट दिस प्राइसेस। बट ये बदलेगा, एंड उसको हेज करने का तरीका एक ही है कि एक फार्मा और हेल्थ केयर फंड में SIP करे। ओके, ओके। सो ऑन अ लाइटर नोट, मेरी उम्र 50 के ऊपर है, तो मुझे फार्मा के स्टॉक लेने चाहिए बिकॉज मेरा हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने वाला है। ओके, अभी ना थोड़ा आप बढ़ते हैं इन्वेस्टर की तरफ। ना आप इतने इन्वेस्टर को मिलते हो, पूरे देश में आप घूमते हो। सो एक चीज़ आपको पूछनी थी कि व्हाट आर द कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, आपको सुन के वो इम्प्रूव कर देंगे। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे कॉमन जो इन्वेस्टर मिस्टेक है वो है कि लोग, यदि आप किससे पूछो कि पिक्चर कौन सी देखनी है, हाँ, तो वो या कौन सा रेस्टोरेंट रिकमेंड करना है उस पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे। बट लोग अपने आप में ना फाइनेंशियल लिटरेसी में रिसर्च इन्वेस्ट नहीं करते और उसका लाइफ पे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो मैं पहले लोगों को रिक्वेस्ट करूँ, एटलीस्ट 2 घंटे दीजिए हर महीने, जितना टाइम महीने में 2 घंटे, एक पिक्चर देखने का टाइम, बस एक पिक्चर देखने का टाइम महीने में दीजिए अपनी बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि ये हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी शायद जिंदगी में आपको कितना काम आएगा मुझे नहीं पता है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी सबको काम आएगा। और बिकॉज वो लिटरेसी नहीं होती है फाउंडेशन लेवल पे, तो आप फाइनेंशियल एडवाइस किससे लेते हो? आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, कॉलेज के ग्रुप से, नेबर से, रिश्तेदार से, कलीग से, उनको भी वो सब्जेक्ट नहीं आती है। तो ये जो मैं देखता हूँ, लोग इंस्टाग्राम पे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, की जो हॉटेस्ट थिंग है। अभी 6 महीने पहले सबको सोना और चांदी में पैसे डाल देते और लोगों ने अब गलत टाइम पे सोना चांदी खरीदा है। आज लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि आज वो हॉट है। बट आप कोई चीज हॉट है उसमें पैसे डाल के पैसे नहीं बना सकते लॉन्ग टर्म। इसको डिसिप्लिन तरीके से काम करने की जरूरत है। ये ना पैसे बनने के बाद में आप पैसा डाल के पैसा नहीं बना सकते। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हो या 2 व्हीलर चलाते हो, तो आप रेयर व्यू मिरर देख के गाड़ी नहीं चला सकते। आगे भी देखना चाहिए। आपको आगे देख के ही गाड़ी चलानी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। करेक्ट। सो प्रॉब्लम है कि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसका एक सोल्यूशन है कि जिस तरह हमको सबको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, फैमिली डॉक्टर चाहिए, एवरीवन नीड्स अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। करेक्ट। और जो महीने में 2 घंटे है तो पीपल कैन वॉच MF भारत का पॉडकास्ट। यस। तो रमेश जी, थोड़ी अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आजकल पूरा जमाना बन गया है AI का, और लोग कहते हैं AI सबको रिप्लेस कर देगा। तो फंड मैनेजमेंट में व्हेन वी टॉक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, क्या आपको लगता है कि AI उनको रिप्लेस करेगा? एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन रिक्वायर्ड है ही और AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता? हम बात कर रहे हैं फंड मैनेजमेंट की। देखिए क्या है ना, एक तो AI एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। करेक्ट। एंड दुनिया में एट डिफरेंट पॉइंट पावरफुल टेक्नोलॉजीज आई थी। जब बिजली आई थी तो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। करेक्ट। जब टेलीफोन आया था तब बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। जब इंटरनेट आया तब बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। तो पहले तो हमें उसको अडॉप्ट करना है और उसका अपना फ्रेंड बनाना है, उस टेक्नोलॉजी को अपना पावर सोर्स बनाना है कि हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी, हमें उससे सीखना है। तो और AI क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को फास्ट कर देती है। तो इससे सारे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमें टाइम लगता था अब कम टाइम लगेगा बहुत सारी चीज़ों में. बट एआई के साथ चैलेंजेस बता देता हूँ. फर्स्ट, एआई का जो सारा ट्रेनिंग होता है मॉडल पे वो पास्ट डेटा पे होता है. करेक्ट. और जो की दुनिया को समझने की बात है कि दुनिया पास्ट पे नहीं चलती, इन्वेस्टिंग फ्यूचर पे चलती है. तो हमारा एडवांटेज है कि जिस चीज़ पे एआई को ट्रेन किया गया है और द वर्ल्ड आगे है वो काफ़ी अलग होता है. करेक्ट, करेक्ट. तो इसलिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा. आपकी ह्यूमन जजमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है. और ह्यूमन जजमेंट में सबसे क्रिटिकल मालूम चीज़ क्या होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि बिजनेस एक नंबर नहीं होता, इंसान होते हैं. और इंसानों के जज करने के लिए, उनकी मोटिवेशन को जज करने के लिए, कैपेसिटी को जज करने के लिए अभी तक कोई आई नहीं है. मैं आपको बहुत, जैसे पहले हमने ह्यूमन को इंटेलिजेंस को जज करने के लिए स्कोर बनाया, उसको बोलते हैं हम IQ. और लोग बोलते हैं कि IQ, एक बार बोला जाता था आज से 50 साल पहले कि IQ सब कुछ प्रेडिक्ट कर देगा कि कौन सक्सेसफुल होगा. एक्चुअली IQ एग्जाम में पास मार्क की तरह है कि एक बार आपके 60 नंबर आ जाए, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा नंबर कितने हैं. वो सक्सेस लोगों की प्रेडिक्ट नहीं कर पाता. तो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई टूल नहीं है जो ह्यूमन को प्रेडिक्ट कर सके. जो ह्यूमन ड्राइव है, पैशन है. एक आदमी के पास काबिलियत होती है बट पैशन नहीं होता, दूसरे में काबिलियत नहीं होती बट पैशन होता है, और कभी कभी जिसमें काबिलियत नहीं होती और पैशन होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है. It's like animal spirit कह रहे हो आप? Yes, एनिमल स्पिरिट, द ड्राइव, पैशन की मेरे को ये करना है. राइट. तो जब आप में पैशन होता है ना कोई चीज में, तो आप में स्टार्टिंग में काबिलियत नहीं होती है बट आप मेहनत से वो काबिलियत बना लेते हो. और कुछ लोग में जिसमें काबिलियत भी होती है बट पैशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो स्किल खत्म हो जाती है. तो जो ह्यूमन जजमेंट है ना, और जो फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग है, इमेजिन करने की फ्यूचर की, वो एआई अभी तक सॉल्व नहीं कर पाएगी. मतलब एआई दोस्त होगा, पार्टनर होगा, हेल्पर होगा, पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा. हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाएगा. यदि आज मैं 5 कंपनियां देख सकता हूँ तो मैं 20 देख पाऊंगा. करेक्ट. तो जो स्किल्ड होगा उसके लिए पावरफुल सोर्स होगा. और एक मैं मैसेज बोलना चाहता हूँ इस डिस्कशन में कि एवरी पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि आज वो अपने काम में एआई सीखे. आपको चॉइस नहीं है, या तो आज आप सीखोगे या 2 साल बाद आपको जबरदस्ती सीखना पड़ेगा. तो बेटर है आज सीखो. तो धन्यवाद. अभी हमने कहा था अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एज यू ऑलवेज से दैट पास्ट रिटर्न्स आर नो इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स. बट थोड़ा सा ना मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है. हमारे जो दर्शक है, सपोज कोई 25 साल का है, और उसको उसके बहुत सपने हैं. उसको शुरू करनी है 5,000 रुपए की सिप, और वो शुरू कर रहा है अलग अलग फंड्स में. तो आज से लेके 20 साल तक उसका रोड मैप कैसे होगा? देखिए, 20 साल तक तो 25 साल का जिसकी एज हो 45 ही होगा. करेक्ट. इनफैक्ट बहुत सारी सेविंग और कैपिटल आता है 40 के बाद में, क्योंकि पहले 20 सालों में तो आपके पहले तो इनकम बढ़ती है स्टार्टिंग में. फिर आप गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, शादी होती है, परिवार होता है, तो पहले खर्चे बढ़ते हैं काफी लाइफ तक. सेविंग्स ज्यादा होती नहीं है. तो इस टाइम पे है, क्योंकि आपके पास टाइम आपका दोस्त है, 20 साल आपके पास है, तो स्टार्टिंग में तो आपको कोई एग्रेसिव इक्विटी फंड में पैसा डालना चाहिए. जैसे मल्टी कैप में आप पैसा डाल सकते हो, क्योंकि आप ग्रोथ खेल सकते हो. आज आपका वो 5,000 रुपए कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी लाइफ की जो इनकम है ना अगले 20 सालों की, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपको फाइनेंशियल रिस्क आपके पोर्टफोलियो में आप ले सकते हो. बट जैसे आप 45 पे पहुंचते हो, तब आपका कैपिटल इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाएगा. तब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है आप कहाँ पे एसेट एलोकेशन करें. इनिशियल ईयर्स में तो जितना आप एग्रेसिव हो सकते हैं इन्वेस्टिंग में, अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए. Okay. So, Ramesh, we are going to start a rapid fire with Ramesh. Okay, you have 5 seconds to answer the question. 6 questions. फटाफट. Value or growth? Growth. Large cap या mid cap? Large cap. Earnings or cash flow? Cash flow. One book that people should read to become a good investor? Richest Man in Babylon. Okay. एक habit which is very important जो आपको help किया success में? To think independently. Okay. And one small final piece of advice for young investors. देखिए, एक कबीर का दोहा है जो मैंने बदला है कि बुल मार्केट में सब इन्वेस्ट करे, बेर में करे ना कोई. बेर मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है बुल मार्केट में, क्योंकि भेड़ चाल है. पर जो रेगुलर इन्वेस्ट करे, वेल्थ काहे ना क्रिएट हो.
इस बात पे तालियां. थैंक यू सो मच रमेश जी, आपने Thank you. टाइम दिया हमको, एंड वेरी वेरी Thank you. इंटरेस्टिंग Thank you. इंटरव्यू. Thank थैंक you. यू so much. Thank you. Yeah. That was an enriching conversation with Mr. Ramesh Mantri, offering valuable insights into research driven investing, disciplined decision making, and building wealth over the long term. From understanding how great businesses are identified to navigating market cycles, valuations, and the role of AI in investing. This episode was packed with lessons that every investor can benefit from. Thank you for joining us on Learn from Masters. If you found this conversation valuable, do not forget to like, share, and subscribe. Bhuliye mat. We will be back soon with another inspiring conversation featuring the leaders shaping the world of investing and finance.